हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज हिमांशु राजवंशी। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने लाइफ के बारे में समझ लिया था। हमने समझ लिया था वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग वर्ल्ड से अलग करते हैं। और हाँ, हमने 5 नहीं 8 नहीं पूरे 15 कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहां पर भी एक लिंक आ रहा होगा ऊपर की तरफ, वहां पर भी आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बस आपको क्लिक करना है वहां पर। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में क्या है आपके लिए? आज के सेशन में हम बात करेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे टेक्सोनॉमी क्या होती है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं 5-6, उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, बिल्कुल सेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम डालते हैं भाई। चैप्टर हमारा था चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। ओके, द लिविंग वर्ल्ड। और इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है भैया? बायोडाइवर्सिटी कौन बताएगा मुझे? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है जानते हो तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी नाम से ही पता चल रहा है। यहां पे एक जो शब्द दिया गया है इसको बायोडाइवर्सिटी को मैं अलग अलग लिखता हूं। पहले क्या होती है भैया? बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब होता है लिविंग्स। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जिसने डाइवर्सिटी नाम ये जो टर्म है इसको डिकोड कर लिया, उसको डेफिनेशन पता चल गई भाई। ठीक है, क्या मतलब है? लिविंग्स तो बायो हम समझ गए। डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। और कोई टर्म यूज की जा सकती है? हां बिल्कुल करी जा सकती है, डिफरेंसेस। ठीक है, तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी मौजूद होती है या डिफरेंट डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैंने पहले बताया डिफरेंट यानी डिफरेंसेस है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और उनमें क्या है? डिफरेंसेस हैं। सो ये जो अकरेंस है डिफरेंसेस का या वैरायटी का, इसको ही भैया बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। द अकरेंस ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ऑफ देखो किस में पाई जा रही है? लाइफ फॉर्म्स में पाई जा रही है। हालांकि मैं ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर लाइफ फॉर्म। मुझे एल और एफ छोटा स्मॉल लेटर में लिखना था, मगर मैंने कैपिटल में लिखा है समझाने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैरायटी या डिफरेंसेस होते हैं, इसी को ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं? द वैरायटी और डिफरेंसेस ऑफ लाइफ फॉर्म इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब ये डाइवर्सिटी वैरायटी किस लेवल पे है भाई? वो भी तो समझना पड़ेगा ना कि वैरायटी किस किस चीज की है। ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वैरायटी है? लाइफ फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में तो हम कुछ देख के ही तो कुछ चीज की स्टडी करेंगे ना। तो हम किन डिफरेंसेस की स्टडी करते हैं? कौन सी वो चीजें हैं जिनकी स्टडी करके हम कह रहे हैं कि भाई बायोडाइवर्सिटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की है ना एक बहुत वैरायटी अवेलेबल है। अब देखने से तो पता चलता है, मगर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहां पर। चलिए, तो उसको एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी तो हमें समझ में आ गई, पर बायोडाइवर्सिटी है किस किस लेवल पे? ठीक है, किस लेवल पे है? तो सबसे पहले जो वाइड वैरायटी जो हमारे पास है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनमें किस चीज का डिफरेंस है? तो सबसे पहले जो डिफरेंस है वो मॉर्फोलॉजी का है भाई, है ना। सबसे पहले जो डिफरेंस है वो मॉर्फोलॉजी का। अभी मॉर्फोलॉजी क्या होती है? बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूज, सर ये मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी आप बता रहे हो, मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी का मेरे प्यारे बच्चों सीधा सीधा सा मतलब है, आज ही बता रहा हूं, ध्यान रखना। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स। अब एक्सटर्नल फीचर वो ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिखता है, वो एक्सटर्नल फीचर हो गया। आम भाषा में बिल्कुल है ना, सिंपल देशी भाषा में बात करेंगे उससे ही समझ में आएगी अपने को। एक्सटर्नल फीचर्स यानी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, सो मॉर्फोलॉजी क्या है? एक्चुअली मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। तो जब हम मॉर्फोलॉजी करते हैं, हमारे पास जब हम एक बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो उनमें हमें दिखाई देती है कि एक्सटर्नल फीचर्स अलग अलग तरीके के हैं। जब हम मॉर्फोलॉजी करते हैं यानी एक्सटर्नल फीचर की स्टडी करते हैं एक बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के चंक की,
डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, तो हमें उनके एक्सटर्नल फीचर में डिफरेंसेस नजर आते हैं, यानी कि हमें वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजी दिखाई देती है, वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स दिखाई देती है। तो हम कहते हैं कि भैया ये तो बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि वो जो एक्सटर्नल फीचर्स है किसके हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, है ना। लिविंग, बायो है ना वर्ड यहां पर, तो बायो का मतलब क्या है, मैंने अभी बात की थी लिविंग, तो वो एक्सटर्नल फीचर की वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है, तो मॉर्फोलॉजी में वैरायटी हो गई। दूसरी वैरायटी किस चीज की हो सकती है, अरे दूसरी वैरायटी तो बहुत आसान है, क्या हमें और ऑर्गेनिज्म जो दिख रहे हैं सभी एक जैसे हैं क्या भैया, एक ही हाइट के हैं, एक ही लंबाई चौड़ाई के हैं, नहीं, साइज का डिफरेंस है कि नहीं है ना। डॉग साइज पता है तुम्हें, इंसान से छोटा ही होता है मेजोरिटी केसेस में, तो साइज का भी डिफरेंस है। प्लांट हमारे से बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइज में भी डिफरेंस है, तो ये तो अपने आप में ही हो गया। साइज को तो एक्सप्लेन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, साइज हो गई ना, LBH, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कभी, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स तो पढ़ा होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट, है ना। तो वो साइज बनाती है, उसका वॉल्यूम बनाती है, तो साइज बना रही है। तो साइज क्या डिफरेंस, साइज का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट तरह का साइज अवेलेबल है, एक ही स्पीसीज में डिफरेंट मिल जाता है। जैसे ह्यूमन की बात कर लो, क्या सारे में एक ही लंबाई चौड़ाई के अलग अलग होते हैं ना, तो लिविंग, ये क्या, इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी नहीं कही जाएगी, साइज की भी वैरायटी या डिफरेंसेस अवेलेबल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइज में, तो ये बायोडाइवर्सिटी का एक और फैक्टर हो गया, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं। अब तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है, तीसरा फैक्टर हो सकता है भाई कलर। क्या सारे एक ही रंग के हैं, है ना, क्या सारे ही एक रंग के हैं, नहीं, आप डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे, उनमें भी आप उन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर कलर गिवन, जिसकी वजह से उनकी पहचान भी होती है इसके, है ना। और एक स्पीसीज में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ह्यूमन का एग्जांपल ले लो, क्योंकि बहुत ज्यादा सेक्सुअल वेरिएशन की वजह से स्किन का कलर भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो कलर की भी वैरायटी अवेलेबल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। प्लांट का एंटायरली डिफरेंट है, प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, प्लांट के फ्लावर ही डिफरेंट कलर के होते हैं, है ना। ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स के अंदर भी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स भी ले सकते हो आप, तो जब आप एनिमल ले रहे हो, एनिमल भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो कलर्स की वैरायटी अवेलेबल है, यानी कलर्स में डिफरेंसेस हैं, बायोडाइवर्सिटी का एक और फैक्टर हो गया। कलर के अलावा और क्या हो सकता है, कलर के अलावा हो सकता है बच्चों एनाटॉमी। अरे सर ये क्या है, देखो इसको बहुत ध्यान से समझना। जो बच्चे पहली बार बायोलॉजी इस लेवल पे पढ़ रहे हैं, या थोड़ा 10th वगैरह में ध्यान नहीं दिया है, हालांकि टर्म 10th में कहीं कहीं यूज होते हैं, जरूरी नहीं है यूज हो गई हो, है ना, पता है तो अच्छी बात है, पर एनाटॉमी यहाँ क्या होती है। एनाटॉमी, एनाटॉमी भी बायोलॉजी की यानी साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें स्टडी होती है ऑर्गन की। एनाटॉमी इज द, लिख लेना मेरे साथ, स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, स्टडी ऑफ ऑर्गन्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पेशली, दे मेड अप ऑफ ऑर्गन्स। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, उनकी स्टडी के भी, उनका स्ट्रक्चर क्या है, कितने साइज के वो होते हैं, मतलब वो सारी बातें आ गई, कैसा ऑर्गन है, ठीक। तो वो जब सारी उसकी ऑर्गन की स्टडी करी जाती है कि वो क्या फंक्शन करता है, क्या उसका साइज है, कहां पर पाया जाता है, तो आप ऑर्गन की स्टडी कर रहे हैं। जब आप ऑर्गन की स्टडी कर रहे हैं, यानी आप साइंस की उस ब्रांच के साथ डील कर रहे हैं जिसमें ऑर्गन की स्टडी होती है, और उसको एनाटॉमी कहते हैं। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जैसे ऑर्गन पाए जाते हैं, नहीं ना, वैरायटी ऑफ ऑर्गन पाए जाएंगे, है ना। इंसान को ले लो और हाथी को ले लो, ठीक है, और प्लांट को ले लो, तो सभी में ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो यानी डिफरेंट एनाटॉमी। एनाटॉमी की भी वैरायटी है, या एनाटॉमी में डिफरेंसेस हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के, डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो बायोडाइवर्सिटी का एक और फैक्टर हो गया जो बताता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस है, वैरायटीज अवेलेबल है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ओके, और क्या हो सकता है, अब देखो ये डिफरेंट ऑर्गन है, तो फंक्शनिंग भी तो डिफरेंट तरीके से होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो आप बात करोगे वहां एक और साइंस की ब्रांच है जिसको कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें ऑर्गन कैसे फंक्शन करते हैं, ऑर्गन क्या फंक्शन कर रहे हैं एनाटॉमी में भले ही पढ़ा दे, मगर वो ऑर्गन वो वाला फंक्शन कैसे कर रहा है उसका पूरा मैकेनिज्म आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन का फंक्शन क्या है, वो फंक्शन करता कैसे है, वो
वो आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। सो इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन, स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो कैसे फंक्शनिंग करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, ये आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो आप मुझे बताइए प्लांट फूड कैसे ऑब्टेन करता है? फोटोसिंथेसिस करते हैं मेजॉरिटी प्लांट, फिजियोलॉजी अलग हो गई उनकी न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने की। हम लोग, हमारे अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन है, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने होलोजोइक न्यूट्रिशन, कि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, ठीक है, और वहां से जो फूड आया वो हम सोलो करते हैं, चबाते हैं, सोलो करते हैं, और फिर उसका डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं। हम खुद धूप पानी में के साथ धूप में खड़े होकर पानी पीकर फूड का निर्माण नहीं कर रहे हैं, फूड की फॉर्मेशन नहीं कर रहे, कोई फोटोसिंथेसिस एनिमल्स के अंदर, हम एनिमल्स के अंदर नहीं हो रहा है। तो फिजियोलॉजी का डिफरेंस है कि नहीं है? ऑर्गन के फंक्शनिंग का डिफरेंस है कि नहीं? जब ऑर्गन ही डिफरेंट है तो फंक्शनिंग भी डिफरेंट होगा। एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा होगा। फिजियोलॉजी की भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैरायटी अवेलेबल होती है, फिजियोलॉजी में भी डिफरेंसेस हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो आपने क्या कहा? ये बायोडायवर्सिटी का एक और फैक्टर हो गया, जिसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेराइटीज हैं, लाइफ ऑफ फॉर्म डिफरेंट है। तो क्या इतने पे ये खत्म हो जाएगी कहानी? नहीं भैया, इतने पे खत्म नहीं होगी। ये अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा ये डस्टर यहां पर चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया। अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म कहां रह रहा है? नेचर में रह रहा है। नेचर में दो फैक्टर होते हैं, एक होता है बायोटिक फैक्टर यानी लिविंग लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दूसरे होते हैं एबायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग थिंग्स जो अवेलेबल है, नॉन लिविंग वर्ड जो अवेलेबल है, वर्ड जो अवेलेबल है, जैसे एयर, जैसे वाटर, ठीक है, जैसे सनलाइट। ये क्या है? ये नॉन लिविंग एंटिटी है हमारे नेचर की, हमारे यूनिवर्स की। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें आती हैं हैबिट्स में, है ना। प्लांट्स क्या करता है? सनलाइट का प्लांट क्या करता है? सनलाइट का एक एग्जांपल लेते हैं। सनलाइट का प्लांट क्या कर रहा है? प्लांट सनलाइट का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फूड बना रहा है। एनिमल क्या कर रहा है? वो सनलाइट से बचता कर रहा है। गर्मी लग रही है भाई, गर्मियों के दिनों में क्या लग रहा है? गर्मी लग रही है, गर्मी छांव में बैठो। सर्दी में क्या कर रहा है? सनलाइट घूमता फिर रहा है, अरे धूप मिल जाए भाई, ठंड लग रही है ना। गर्मी में कर रहा है, गर्मी लग रही है, और ठीक उसी सनलाइट का दूसरा इस्तेमाल करता है सर्दियों में अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। हैबिट्स में आ गए, ठीक क्या है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हैबिट्स होती है, यानी हैबिट की वैरायटी है या हैबिट्स में डिफरेंसेस है, बायोडायवर्सिटी, ठीक। और एक और यहां पे डिस्कस करूंगा, अब हैबिट की डिस्कशन हुआ हो और हैबिटाट का डिस्कशन ना हो। हैबिटाट क्या है? हैबिटाट का मतलब है घर, होम। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहां पाया जाता है? पानी के अंदर पाया जाता है कि पानी के ऊपर पाया जाता है? लैंड के अंदर पाया जाता है कि लैंड के ऊपर पाया जाता है? लैंड के अंदर मतलब सॉइल के अंदर, ठीक है, या सॉइल के ऊपर यानी लैंड के ऊपर पाया जाता है? टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है? ये सब उसका हैबिटाट बताता है। तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट अलग अलग नहीं है? अलग अलग जगह पे नहीं पाए जाते। कुछ पानी के अंदर रहते हैं, कुछ पानी के ऊपर रहते हैं, कुछ सॉइल के अंदर रहता है, कुछ सॉइल यानी लैंड के ऊपर रहता है। तो डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट भी डिफरेंट है, और यानी देयर इज अ वैरायटी ऑफ हैबिटाट आल्सो। और ये सारी चीजें क्या बना रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? बायोडायवर्सिटी। और ये बायोडायवर्सिटी किस किस में पाई जाती है? चलिए हमने एग्जांपल लिया प्लांट्स में। ये सारी चीजों का जो वैरायटी है, मॉर्फोलॉजी, साइज, कलर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हैबिट्स, हैबिटाट एटसेट्रा, प्लांट्स में पाया जाता है भाई। चलिए प्लांट्स में पाया जा रहा है, ओके। एनिमल्स में भी है, इन सारी चीजों की वैरायटी एनिमल्स के अंदर भी है, और जी हाँ बिल्कुल सही, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी बिल्कुल होगी, डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं होते हैं, ओके। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में भी मॉर्फोलॉजी, साइज, कलर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हैबिट और हैबिटाट
एक्सेट्रा, इन सब का डिफरेंस पाया जाता है और इसी से बनती है, इन सारे फैक्टर से मिला के बनती है लाइफ के डिफरेंसेस, लिविंग फॉर्म्स के डिफरेंसेस, और इसी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। लिख लीजिए, कोई भी क्वेरी अगर आपकी रहती है तो कमेंट कर सकते हो आप लोग, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कमेंट्स पढ़ के जो आपकी क्वेरीज होंगी इसको वहीं से शुरुआत करूंगा फिर। ओके, और अगर आपका बहुत बड़ा डाउट रहा इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो हमने पढ़ लिए हैं, तो वहां पर उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ओके, तो अब हम बायोडाइवर्सिटी से आगे चलते हैं और हमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज देखनी है। चलिए, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजीज अब जो हम यहां पे सीखने वाले हैं, देखो लाइफ की कितनी वैरायटी अवेलेबल है, इससे पहले आप अंदाजा लगाओ कि अभी तक साइंटिस्ट जहां पर जा चुके हैं, जितनी भी लाइफ फॉर्म एक्सप्लोर हो चुकी हैं, वो अभी तक 1.8 मिलियन के आसपास है। 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं और साइंटिस्ट का ये मानना है कि अभी 7 से 14 मिलियन स्पीसीज का ढूंढा जाना बाकी है। 7 to 14 मिलियन स्पीसीज अभी अननोन है, हमें पता नहीं इनके बारे में, हमें सिर्फ 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में ही पता है। ठीक, अब अभी 1.8 मिलियन पे ही पहुंचे हैं और उसके इतने सारे स्पीसीज होने के बावजूद तो बहुत सारी समस्याएं सामने आ गई, तो बहुत सारे टूल्स और टेक्निक इस्तेमाल करने पड़े, कुछ मेथड्स बनाने पड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए। और वहां तक हम जाएं जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग की बात करेंगे, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए, किसी भी चीज की सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में रखना पड़ता है, उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले क्लासिफिकेशन करने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्लासिफिकेशन क्या है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि सिस्टमेटिक्स क्या होती है। उसके लिए एक और टर्म जो आपने शायद एनसीईआरटी में पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो, मैं बता दूं, टेक्सोनॉमी पढ़ोगे आप। सिस्टमेटिक्स के बारे में पढ़ोगे, टेक्सोनॉमी के बारे में आप पढ़ने वाले हो, क्लासिफिकेशन के बारे में आप पढ़ते हो, आप नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ोगे, आप साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ोगे, और एक और चीज होती है की, है ना, टेक्सोनॉमिकल की होती है, वो उनके बारे में आप पढ़ोगे जिनकी वजह से हम पूरी की पूरी जो डाइवर्सिटी वाली यूनिट है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो चैप्टर सेकंड ऑनवर्ड्स आपको पढ़ना ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, मगर उस क्लासिफिकेशन के पीछे बहुत सारी चीजें हुई हैं, उनका थोड़ा सा नॉलेज लेना हमारे लिए बहुत जरूरी रहता है। तो उन्हीं को हम टर्मिनोलॉजीज की मदद से आज समझेंगे और फिर आने वाले लेक्चर्स में हम उनको और डिटेलिंग में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले की जो टर्मिनोलॉजी, तो हेडिंग डाल लेते हैं टर्मिनोलॉजीज। इस चैप्टर में या इस यूनिट में जो टर्मिनोलॉजीज यूज होने वाली है, और पहली जो टर्मिनोलॉजी आपके सामने यूज होने वाली है उसको कहते हैं सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स, तो कोई आइडिया आप लोगों को कि सिस्टेमैटिक्स होता क्या है? कोई भी आइडिया हो क्या होता है सिस्टेमैटिक्स? कुछ सिस्टम लग रहा है ना, नाम से पता चल रहा है कि सिस्टम है। हाँ, बिल्कुल सिस्टम है। किस चीज का? ये वो सिस्टम है जो लिविंग, अभी हमने क्या पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी पढ़ा ना, बायोडाइवर्सिटी के साथ डील करता है। सिस्टेमैटिक डील्स विद द बायोडाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है उनकी डाइवर्सिटी के या उस वैरायटी के साथ ये डील करता है। ठीक है, अब इसमें क्या करता है? सिस्टेमैटिक डील्स विद द बायोडाइवर्सिटी, लिख सकते हो आप, डील्स विद बायोडाइवर्सिटी। तो करता क्या है सिस्टेमैटिक्स में, एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोडाइवर्सिटी से ये कंसर्न है, मगर हो क्या रहा है इसमें हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिस्टेमैटिक्स के अंतर्गत, अंडर द सिस्टेमैटिक्स वी डू द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्टडी ऑफ लिविंग्स। और स्टडी करने का इसमें एक तरीका है ना, हम इसमें कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ओके, कंपैरिजन करते हैं किस किस चीज का?
कंपैरिजन कर सकते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सर ये क्या है? इवोल्यूशन पढ़ा होगा आपने, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुआ। तो डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंटली इवॉल्व हो सकते हैं, हो सकता है उनका कॉमन एंसेस्टर रहा हो। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का, आप सिस्टमैटिक्स कर रहे हो, आप सिस्टमैटिक्स के अंदर हो, ठीक है। साइंस की वो ब्रांच जो बायोडायवर्सिटी के साथ डील कर रही है, उसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं और आप सबसे पहले क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का ही हो रहा है कंपैरिजन? नहीं, एनाटॉमी का भी कंपैरिजन हो रहा है भाई। हमने भी बात की थी ना बायोडायवर्सिटी में, एनाटॉमी, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी अलग अलग होती है, डिफरेंट तरह के ऑर्गन पाए जा सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी को इंटरनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको इंटरनल स्ट्रक्चर के नाम से भी डिनोट किया गया है। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक। तो कंपैरिजन जब हो रहा है तो सिर्फ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का नहीं रहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कॉमन एंसेस्टर कौन था, कैसे इवॉल्व हुआ है, कहां से इवॉल्व हुआ है, सिर्फ उसी का कंपैरिजन नहीं करें, आप एनाटॉमी का भी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स का भी कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। क्या क्या सिर्फ एनाटॉमी का ही कंपैरिजन कर रहे हो? नहीं भाई, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होता है और उसका अडल्ट स्टेज, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के फेजेस होते हैं ना, उनमें उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो हम डेवलपमेंट का भी कंपैरिजन करते हैं। हम डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट का भी कंपैरिजन करें सिस्टमैटिक्स में। सिस्टमैटिक्स में भी मैंने बताया था, दोबारा बता, सिस्टमैटिक्स में आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कैसे कर रहे हो? डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की कर रहे हो, कैसे? कंपेयर करके। क्या कंपेयर कर रहे हो? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या कंपेयर कर रहे हो? एनाटॉमी। क्या कंपेयर कर रहे हो? डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट ही कर रहे हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो भाई मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म की बात की थी हमने। तो आप कंपैरिजन कर रहे हो बायोकेमिस्ट्री का भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायोकेमिस्ट्री है, यानी कैसे उनकी बॉडी में डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोडायवर्सिटी के का कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की आप स्टडी कर रहे हैं एट दी सेम टाइम। यहां तक समझ में आया? ठीक है। तो आपने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कर ली, एनाटॉमी कर ली, अब एनाटॉमी करी, डेवलपमेंट करा, बायोकेमिस्ट्री, तो एनाटॉमी के साथ एक चीज तो और आएगी, कंपैरिजन किस चीज का होगा भैया? फिजियोलॉजी का भी होगा। तो फिजियोलॉजी का भी कंपैरिजन होगा। फिजियोलॉजी क्या होती है मैंने आपको बताया था? फिजियोलॉजी होती है बेटा ऑर्गन फंक्शन कैसे कर रहा है, फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब एनाटॉमी डिफरेंट हो सकती है, तो क्या उनके अंदर के फंक्शन डिफरेंट नहीं होंगे? जब उनके अंदर फंक्शन डिफरेंट होंगे तो उनकी फिजियोलॉजी भी डिफरेंट होगी। और जब आप उनका कंपैरिजन करोगे एक दूसरे के साथ, तुलना करते हैं ना, जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जा रहे हो आज, तो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे क्या करते हो आप कोई आपको प्रोडक्ट लेना है, तो मोबाइल लेना है फॉर एग्जांपल, तो कंपैरिजन कर सकते हो आप, वही हो रहा है। ऐसे ही कंपैरिजन हो रहा है इन सारी चीजों का, फीचर्स का। मोबाइल के फीचर्स हैं तो आप एक तरफ फीचर्स आ गए सारे, और किसमें है या नहीं है वो कंपैरिजन हो रहा है। वो सेम कंपैरिजन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी किया जाता है, ठीक है। और अब क्योंकि वो हैबिट है उसके अंदर, उसको और वो हैबिटाट में रहता है, यानी इकोलॉजी का भी कंपैरिजन बहुत जरूरी है। इकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ द एनवायरमेंट। अब इकोलॉजी में सिर्फ एनवायरमेंट ही नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में रह रहा है उस एनवायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, वो सारी स्टडी इकोलॉजी में होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी का भी जब कंपैरिजन आप कर रहे हो, आप सिस्टमैटिक्स कर रहे हो। तो सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कंपेयरिंग देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एनाटॉमी, डेवलपमेंट, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एटसेट्रा। जब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या के इन सारे फीचर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एनाटॉमी, डेवलपमेंट, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी का कंपैरिजन करते हैं, तो आप सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हो बायोडायवर्सिटी की। इसी को सिस्टमैटिक्स कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए, कोई भी आपको डाउट लगे भैया कमेंट कर देना, ठीक है। मैं जरूर आपके कमेंट, ठीक है, आपके वैल्यूएबल कमेंट मैं जरूर लूंगा और उन पर रिस्पॉन्ड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में।
ओके, तो इसको एक बार देख लीजिए, वीडियो चाहे पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, हो गया ये। चलिए अब एक और टर्मिनोलॉजी की तरफ हम चल रहे हैं। सेकंड टर्मिनोलॉजी है जो आपके सामने आएगी, बार बार आएगी, इस चैप्टर में तो बहुत बार आएगी और काफी बच्चों को उसमें कंफ्यूजन भी होता है ना। बच्चों को कंफ्यूजन होना बहुत स्वाभाविक बात है, तो उसको मैं आज कोशिश करूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसके बाद, है ना, दावा भी कर रहा हूं, मगर जरूरी नहीं है कि वो दावा सब पे भैया फिट बैठ जाए, मगर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इसके बाद टैक्सोनॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैं बात कर रहा हूं टैक्सोनॉमी की। सेकंड टर्मिनोलॉजी है टैक्सोनॉमी। कहीं कहीं पर टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स इंटरचेंजेबली सिनोनिम की तरह यूज रहे कि जो सिस्टमैटिक्स है वही टैक्सोनॉमी, मगर नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये भी स्टडी की ब्रांच है, ये भी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, मगर इसमें किस चीज की स्टडी हो रही है? इट इज द स्टडी ऑफ। टैक्सोनॉमी क्या है? स्टडी तो है ये, बट स्टडी ऑफ व्हाट? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला, मैं इसको पहचानूंगा, तो पहचानने के लिए मेरे पास एक डेटा होगा, उससे मैं मैच करूंगा इसको, फिर मैं इसका नाम रखने की कोशिश करूंगा, और फिर मैं इस ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखूंगा कि भाई इसको, जैसे बुक को हम शेल्फ पर रख देते हैं, हमें आपको एक बुक मिली, सपोज करो आप अपने घर में घुसे, आपको एक बुक मिली और आपने उस बुक को खोल के देखा, तो आप आइडेंटिफाई करोगे भाई ये कौन से सब्जेक्ट की बुक है। अच्छा, फिर आपने, अच्छा ये तो साइंस की बुक है, फॉर एग्जांपल साइंस की बुक है या मैथमेटिक्स की बुक है, मैथमेटिक्स मान लेते हैं, साइंस तो बहुत हो रही है, मैथमेटिक्स की बुक मिली। फिर आपके घर में एक शेल्फ है जहां पे बुक्स लगी रहती है, तो आपने उसमें ढूंढा कि भाई मैथ्स की बुक के लिए क्या कहाँ एप्रोप्रिएट प्लेस है। अच्छा, मैथ्स की बुक आपको एक खाने में मिली, एक कॉर्नर में मिल गई, आपने उस रैक में, उस प्लेस पर आपने मैथ की बुक रख दी, इसको ये कहेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये टैक्सोनॉमी होता है। तो भाई ऐसे थोड़ी कर दोगे, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला, टैक्सोनॉमी के अंदर उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, टैक्सोनॉमी के अंदर उसके स्टडी होगी ना, स्टडी ऑफ व्हाट? आइडेंटिफिकेशन, है ना। तो टैक्सोनॉमी के अंदर आइडेंटिफिकेशन होगा। ठीक, आइडेंटिफिकेशन के बाद उसका नाम भी रखा जाएगा या नाम पता किया जाएगा, नोमेनक्लेचर। अगर नया ऑर्गेनिज्म है तो नाम रखा जाएगा, और पुराना ऑर्गेनिज्म हुआ तो क्या करोगे? पुराना ऑर्गेनिज्म हुआ तो बेटा आप उसका नोमेनक्लेचर नहीं करोगे, आप उसका नाम ढूंढोगे क्या नाम है, और नहीं है तो फिर नाम उसका रखोगे कुछ। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम? लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको एक प्रॉपर ग्रुप में रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, साइंस में ऐसे नहीं होता भाई, साइंस में होते हैं सर्टेन रूल्स, सर्टेन प्रोसीजर। सो टैक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन करने की रूल्स और प्रोसीजर बताती है, और इसी चीज की स्टडी को टैक्सोनॉमी कहा है। तो टैक्सोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर व्हाट? किसके रूल्स एंड प्रोसीजर? इन तीनों के, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो जब आप स्टडी करते हैं रूल्स और प्रोसीजर की, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के लिए, तो आप टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, आप साइंस की वो ब्रांच पढ़ रहे हैं जिसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहीं से एक टॉपिक लेंगे हम। आइडेंटिफिकेशन हमें समझ गया, क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन को समझना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी रहेगी बच्चों, वो क्लासिफिकेशन के बारे में रहेगी। क्या होती है क्लासिफिकेशन? चलिए, बहुत बढ़िया। तो थर्ड हो गया हमारा, कर्सिव राइटिंग की आदत स्कूलों से खराब पड़ गई है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा के, पर सुधारने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इसको कहते हैं बैक टू द, है ना, प्रीवियस लाइफ। तो प्रीवियस हैंडराइटिंग की तरफ जा रहे हैं, फिर प्रीवियस वर्ड लिखने की जो हमारी तरीका था उसकी तरफ हम जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन
देखो सीधा सीधा क्लासिफिकेशन बहुत आसान है समझना। हम हर चीज को क्लासिफाई करें, ये फर्नीचर है, ये मिठाई है ना, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये क्लासिफाई तो कर रहे हो आप। अगर हम कहें कि इन सबको एक एक जगह रख दो अलग अलग एक साथ, मतलब जो एक जैसी चीजें उनको अलग अलग रख दो, तो आप सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक जगह रखोगे, सारा फर्नीचर एक जगह रखोगे, सारी बुक्स अलग रख दोगे, है ना, और सारे ऑटोमोबाइल जो व्हीकल्स होते हैं उनको अलग रखोगे। ठीक, तो आप क्या करें, अरेंजमेंट करें। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। ठीक है, किस चीज का अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ, ये बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ तो ऑर्गेनिजम्स का होगा ना, नॉन लिविंग का नहीं होगा। नॉन लिविंग का तो सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया था। तो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब अरेंजमेंट कैसे होगा, मैंने भी बात करी थी ना नॉन लिविंग चीजों की। ये फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक, सिमिलैरिटी देख रहे हो और डिसिमिलैरिटी है ना, जिनको एक साथ रख रहे हो उनमें सिमिलैरिटी देख रहे हो, जिनको एक दूसरे से अलग रख रहे हो उसमें डिसिमिलैरिटी देख रहे हो। सो ऑन द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सिमिलैरिटी एंड, सिमिलैरिटी के साथ डिसिमिलैरिटी लिखना चाहोगे या डिफरेंसेस लिखना चाहोगे, डिसिमिलैरिटी लिख सकते हो या यहां पर मैं लिख सकता हूं डिफरेंसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के, किस चीज के डिफरेंसेस, किस चीज की सिमिलैरिटी, बता सकते हो आप, किस चीज के डिफरेंसेस और किस चीज की सिमिलैरिटी। बाहर से देखोगे ना भाई, अंदर से भी देख सकते हैं यार, हमारे पास माइक्रोस्कोप है, आज तो बहुत सारे ऐसे टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल हो गए जिससे ऑर्गेनिज्म के अंदर की स्ट्रक्चर भी हमें पता चल गई, अल्ट्रा स्ट्रक्चर तक पहुंच गए हम चल के। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ और डिफरेंसेस ऑफ सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स या सिंपल ऑब्जर्वेबल फीचर्स, सिंपल ऑब्जर्वेबल फीचर्स की सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेस पर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट किया जाता है, इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इसके लिए एक ऑर्डर बनता है, अरेंज कर रहे हो ना, तो अरेंज किस में करोगे, अरेंजमेंट एक ऑर्डर में होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये ठीक उसी तरह की रैंक है, जैसे स्कूल में क्या होता है, चपड़ासी हो गया, या किसी ऑफिस में देखो चपरासी है, चपरासी के ऊपर सुपरवाइजर हो गया, सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर हो गया, मैनेजर के ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, समथिंग लाइक दिस। या स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के ऊपर टीचर्स हैं, टीचर्स के ऊपर उनके चलो वाइस प्रिंसिपल है, और वाइस प्रिंसिपल के ऊपर प्रिंसिपल है। तो ये एक हायरार्की हो गई, एक ऑर्डर हो गया, अरेंज किया जाएगा ना। तो ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है और इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी अरेंजमेंट किस चीज में होगा, ऑर्डर में, या हम क्या लिख सकते हैं, अरेंजमेंट का एक ऑर्डर होता है और ऑर्डर्स की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और बायोलॉजी में ग्रुप्स के लिए एक टर्म यूज होती है टैक्सा, ग्रुप्स के लिए टैक्सा। और अगर एक ग्रुप है, ग्रुप्स लिखोगे तो टैक्सा, और आप लिखोगे ग्रुप तो ये हो जाएगा टैक्सॉन, है ना, जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ भी है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये जो सारी चीजें मैंने बोली है अभी, किंगडम, फाइलम, चलो मैं लिख देता हूं, किंगडम, फाइलम। प्लांट के लिए डिवीजन यूज होता है, पढ़ाया होगा आपको, नहीं पढ़ाया तो मैं बता रहा हूं, है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और एक और होता है स्पीसीज। तो ये क्या है, ये जो मैंने आपको ऑर्डर दिखाया है अभी, इस इन ऑर्डर्स को ही ग्रुप्स कहते हैं। तो ये सारे तो मिलकर ग्रुप्स हो गए। इसको मैं ग्रुप्स ना कह के क्या वर्ड यूज करूंगा, टैक्सा, कि ये टैक्सा है। और एक ग्रुप के लिए कि भाई किंगडम क्या है, भाई किंगडम टैक्सॉन है, या फाइलम क्या है, फाइलम एक ग्रुप है यानी टैक्सॉन है। ऐसे ही सिमिलरली क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये इस ऑर्डर में लिविंग ऑर्गेनिज्म को लगाना है ना, कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम स्पीसीज पे रखेंगे, फिर उनका ग्रुप बनेगा, फिर वो जीनस में आएगा, फिर है ना,
फिर जीनस का ग्रुप को हम फैमिली बोलते हैं, फैमिली के ग्रुप को हम ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर के ग्रुप को हम क्लास बोलते हैं, और फिर हम फाइलम या डिवीजन बोलते हैं रेस्पेक्टिवली। प्लांट होगा तो डिवीजन और एनिमल होगा तो फाइलम। ओके, और फिर ये दोनों वापस सबसे बड़ी कैटेगरी पे पहुंचते हैं, किंगडम। हालांकि इसके ऊपर भी कैटेगरी होता है, डोमेन कहते हैं उसको, पर डोमेन मतलब आपके लेवल पे तो डोमेन की बात ही नहीं होती है, फिर भी बता दिया मैंने, है ना। यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, यूकैरिया है या प्रोकैरिया है। तो ये इस ऑर्डर में लगाने को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस ऑर्डर में लगाने को, इस ऑर्डर में फिट करने को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बहुत क्लासी है, इसके बारे में हमें डिटेल में भी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। अभी हमने क्लासिफिकेशन किया, अभी हमने टैक्सोनॉमी में पढ़ा था कि भाई आइडेंटिफिकेशन क्या होता है ना, और आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं कि भाई नोमेनक्लेचर क्या है। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी यहीं से निकल गई टैक्सोनॉमी के डेफिनेशन से कि भाई नोमेनक्लेचर क्या है। चलिए नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। क्या होते हैं नोमेनक्लेचर? क्या होते हैं नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर, हाँ जी, तो नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर देखो, यहां पे एक जो वर्ड है, यहां इसको डिवाइड कर देता हूं, नोमेनक्लेचर, नोमेन और क्लेचर, नोमेन एंड क्लेचर। तो नोमेन का जो मतलब है, नोमेन का जो मतलब है वो है नेम, और ये क्लेचर वर्ड आया है वो क्लेरे करके एक वर्ड है, क्लेरे, है ना। एक वर्ड होता है क्लेरे या कॉलरे, कॉलरे कह सकते हैं, क्लेरे या कॉलरे। तो कॉलरे, कॉलरे इसका मतलब होता है टू कॉल, वो नाम जिससे बुलाया जाता है। नाम रखा इसलिए जाता है कि सामने वाले को बुलाया जा सके, तो जिस नाम से बुलाया जा सके वो नाम देने का जो प्रोसेस है उसको ही नोमेनक्लेचर कहते हैं। नोमेनक्लेचर इज गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने का जो प्रोसीजर है, जब प्रोसेस है, उसको ही हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है ना, अभी बरसात आने वाली है, सावन अभी आया नहीं है, ठीक है। तो आम को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नामों से बुलाया जा सकता है, ठीक है। इंग्लिश में मैंगो कहा जाता है, हिंदी में आम कहा जाता है, साउथ इंडियन में कुछ और कह देते होंगे डिफरेंट। और अभी वर्ल्ड वाइड सोचो तो आप जर्मन लैंग्वेज भी है, रशियन लैंग्वेज भी है, फ्रेंच लैंग्वेज भी है, अपनी अपनी भाषा में वो डिफरेंट डिफरेंट नाम उनके ऑब्वियसली होंगे। तो अब जब साइंटिफिक कम्युनिटी है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, वो इस कंफ्यूजन में हमेशा रही कि भाई इनको किस नाम से बुलाया जाए, क्या नाम रखे जाए इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के। कॉमन जो नेम है, साइंटिफिक नेम है, तो कैसे रखे जाए, उसके पहले ने रूल्स वगैरह बनाए, फिर उसका प्रोसीजर बनाया और उसको कह दिया कि भैया ये नोमेनक्लेचर है। जैसे आम की बात कर रहे थे, तो आम यानी मैंगो, इंग्लिश में मैंगो है, पर साइंटिफिक नेम जो इसका है वो है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा और इंडिका, ये मैंगो का नाम है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। कहीं भी बात कर लो, है ना, कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी साइंटिफिक कम्युनिटी, बायोलॉजी की कम्युनिटी कोई भी भाषा बोलती हो, अगर आप उनके सामने बात करेंगे, आप बोलेंगे मैंगीफेरा इंडिका, तो वो समझ जाएंगे अपनी अपनी भाषा में कि हमारी भाषा में ये मैंगो की बात कर रहा है नहीं। तो उनको समझ में आ जाएगा कि भैया मैंगीफेरा इंडिका की बात चल रही है, मैंगीफेरा इंडिका यानी उनकी हमारी भाषा में आम, उनकी भाषा में जो भी है व्हाटसोएवर। तो नोमेनक्लेचर इज क्या? नोमेनक्लेचर इज द प्रोसीजर ऑफ प्रोवाइडिंग और गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतनी सी बात होती है नोमेनक्लेचर। हालांकि नोमेनक्लेचर के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, भाई कैसे होते हैं नाम, कैसे रखे जाते हैं, क्या वो पूरी टेक्निक है। ये मैंगीफेरा इंडिका जब मैंने कह दिया तो ये क्या है, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी जो दो वर्ड वाला नाम,
है ना, टू नेम भी कहते हैं इसको, 2 वर्ड वाला नाम, ठीक है, जहां पर ये जीनस का नेम होता है और ये स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज का नाम होता है, ठीक है। इसमें जो जीनस का नेम होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, स्पीसीज का नाम बाद में लिखा जाता है। जो जीनस का नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और स्पीसीज के लेटर सारे स्मॉल होते हैं, कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होता है। तीसरी चीज क्या होती है, अगर इनको आप प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक में थोड़ा तिरछा इनको प्रिंट करोगे साइंटिफिक नेम्स को, अगर हाथ से लिख लो जैसे मैंने लिखा तो आप इनको सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया, ठीक है। तो और एक चीज और है, ये जो साइंटिफिक नेम है कौन सी भाषा में, तो पहले यूज होती थी लैटिन एंड ग्रीक। ज्यादातर जो नेम साइंटिफिक नेम लिए गए हैं लैटिन और ग्रीक से ही लिए गए, मेजोरिटी लैटिन है। और आज भी अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है जिसका नाम अभी तक साइंटिफिक नेम रखा नहीं गया है तो लैटिन में ही ढूंढा जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए कोई नेम है या नहीं है, तो उस नेम को जो उसका रखा जा रहा है उसका लैटिनाइजेशन कर देते हैं। जैसे हमने अंग्रेजी के कुछ शब्दों का बहुत हिंदीकरण कर लिया है ना, हम कहते हैं लेडीजो, स्कूलो, टीचरो, है ना, तो वो सारे इंग्लिश के वर्ड थे, हमने उसका हिंदीकरण कर दिया है, हिंदीनाइजेशन कर दिया है, ऐसे ही लैटिनाइजेशन कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखो हमने टैक्सोनॉमी में पढ़ी है आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। चलो क्या होता है आइडेंटिफिकेशन, चलो भैया आइडेंटिफिकेशन पर आ गए हैं। आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, क्या होती है पहचान, पहचान का तो कुछ ही है ना। अभी तो हमारी भारत सरकार मोदी जी भी पहचान मांग रहे थे कुछ दिन पहले, है ना, कागज दिखाओ बहुत हल्ला हुआ था, ठीक है। तो वो जरूरी होता है, आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है, इसलिए पेपर मांगे जाते हैं, इसलिए एग्जामिनेशन में जब आप जाते हो तो आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता है, ठीक है, या आधार कार्ड पैन कार्ड मांग लिया जाता है कहीं कहीं पर, आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है। तो हम इंसान ही, वो तो हमें पता चल रहा है, मगर सोशल लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमारे जिससे आइडेंटिटी कार्ड बने हुए हैं वो हमें आइडेंटिटी बताते हैं। ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि भैया कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है पुष्पा, है ना। तो ये आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, फाइंड करते हैं। पहले मैं यहां बीच में लिख देता हूं, वी फाइंड, बट व्हाट, इन आइडेंटिफिकेशन वी फाइंड व्हाट, करेक्ट नेम, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हमें मिला है या जो हमारे सामने आया है, हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले उसका नाम पता करते हैं। कोई टीचर स्कूल में नया है तो सबसे पहले आप पता करते हो कि इनका नाम क्या है, ठीक है। फिर दूसरा प्लेस, टीचर के बारे में क्या पता करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तीसरा कहां से आए हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट करते हैं करेक्ट नेम क्या है और उसका प्लेस क्या है ऑर्गेनिज्म का, प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, करेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, करेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म और प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्ट नेम क्या है जो हमें मिला है, और प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म कहां पर प्लेस कहां पर, लैंड पे रह रहे हैं, वाटर में रह रहे हैं, अरे वो तो है ही, मगर यहाँ पे जब आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो आप हमने भी पढ़ा था ना, किंगडम, फाइलम, पूरा ऑर्डर पढ़ा था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, है ना। तो प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन क्लासिफिकेशन में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उसका कौन सा प्लेस है, यही हम आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 3 तरह की स्पीसीज मौजूद है, 3 डिफरेंट स्पीसीज हैं, और हमें एक ऑर्गेनिज्म मिला जिसका नाम हम रख लेते हैं स्मॉल टी। तो स्मॉल टी को हम कंपेयर करेंगे, भाई आइडेंटिफिकेशन ऐसे थोड़ी हो जाएगा, आईडी मैच करी जाती है ना। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके अभी 10th का एग्जाम देख ही आ रहे हो, तो 10th के एग्जाम में एक पेपर आपके जो इन्विजिलेटर था उसके पास होगा और आपका आईडी कार्ड जो आपका एडमिट कार्ड मिला था आपको, है ना, उससे वो मैच कर रहा होगा। अच्छा नेम यही है, रोल नंबर यही है, फोटो यही है, अच्छा सामने भी पर्सन यही है, तो ऐसे ही होता है।
XYZ जो पहले से डेटा मौजूद है उसके साथ ही जो नया डेटा आया है उसको मैचिंग करना। और हमें पता चला कि ये तो भैया Z से मिल रहा है, तो ये T क्या हुआ, ये T भैया Z ही है, Z के जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसके हैं, तो यानी हमें नेम पता चलेगा फिर इसका, और नेम से हमें पता चलेगा Z को हमने कौन सी कैटेगरी में रखा है क्लासिफिकेशन की, उसका प्लेस क्या है, तो ये भी हमें पता चल गया, तो उसका प्लेस भी आइडेंटिफिकेशन से पता चल गया। दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियसली रिकॉर्डेड डेटा। ओके, जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा मौजूद है उससे कंपैरिजन करके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्ट नेम और उसका क्लासिफिकेशन में क्या प्लेस है वो फाइंड आउट करते हैं। आई होप आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया। अब एक लास्ट टर्मिनोलॉजी है जिसकी तरह हम चलेंगे और उसको कहते हैं की यानी चाबी, है ना। क्या होती है चाबी, चाबी क्या होती है, टर्मिनोलॉजीज पे आए हम, और यहां पर जो सिक्स्थ हमारी आज की टर्मिनोलॉजी है, लास्ट आखिरी टर्मिनोलॉजी, उसको कहते हैं की क्या है, ये लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव कैरेक्टर है, लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स। अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स की जो लिस्ट होती है उसको की कहते हैं। अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स की जो लिस्ट होती है उसको अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स की जो लिस्ट होती है उसको की कहते हैं। ठीक है, अभी कैसे काम करती है, ठीक है, इसमें हम सिलेक्ट चीजों को या तो सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्शन के साथ हम एलिमिनेट भी करते हैं। एलिमिनेट अभी बताऊंगा, एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा, तुमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल के साथ मैं समझाने वाला हूं तुमको कि कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स को सिलेक्ट या एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला तो सबसे पहले एग्जांपल ले लूं मैं, आप देख रहे हो कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है ना, या मल्टीसेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर है, तो ये एक पहली लिस्ट है जिसमें दो अल्टरनेटिव कैरेक्टर है। ठीक है, यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर अब हो गया, यूनिसेल्यूलर है तो हमने इसके सामने लिख दिया 2, और मल्टीसेल्यूलर है तो हमने इसके सामने लिख दिया, चलो 4 लिख दिया फॉर एग्जांपल। अभी समझ में आएगा आपको क्या है। अब ये जो आपको अल्टरनेटिव स्टेटमेंट दिख रहे हैं, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है, इनको कहते हैं कपलेट। ये है कपलेट। ठीक है, कपल सुना ना, कपल से बना है कपलेट, तो ये कपलेट है। इनको इन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट को ही, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट या कैरेक्टर्स को ही हम कपलेट कहते हैं। अब ये कपलेट से हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला, तो सबसे पहले हमने की खोली, की में दिखा था भैया यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर है, तो हमने देखा भैया ये तो यूनिसेल्यूलर है फॉर एग्जांपल, और यहां लिखा है गो टू सेकंड स्टेटमेंट, सॉरी यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, सॉरी माफ करना, गलती से मिस्टेक हो गई। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है भाई, सेकंड स्टेटमेंट कहती है यूनिसेल्यूलर है तो यहां पे लिखा है प्रोकैरियोटिक, और यहां पे लिखा है यूकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक है तो यानी वो फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, और अगर यूकैरियोटिक है तो यहां पे लिखा है फाइट। तो अगर हमने देखा कि भैया ऑर्गेनिज्म था हमारे पास, वो यूनिसेल्यूलर है, तो यूनिसेल्यूलर पे गए, अच्छा यूनिसेल्यूलर तो पता चल गया एक सेल वाले, सेकंड पे जाना, सेकंड कपलेट पे जाना, सेकंड कपलेट पे पहुंचे, सेकंड स्टेटमेंट पे पहुंचे, तो हमने है ना सेकंड लिस्ट पे पहुंचे, वहां देखा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लिखा है, तो हमने फाइंड आउट किया प्रोकैरियोटिक है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो हमें पता चल गया कि ये जो हमें ऑर्गेनिज्म मिला वो बैक्टीरिया है, वो यूनिसेल्यूलर भी है, प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया होगा। और अगर फॉर एग्जांपल नहीं भैया ये तो यूकैरियोटिक मिला है, तो मैं यहाँ पे फिफ्थ स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख रहा हूँ फिफ्थ स्टेटमेंट क्या हो सकती है ना, फिफ्थ स्टेटमेंट क्या हो सकती है, फिफ्थ स्टेटमेंट हो सकती है कि यूकैरियोटिक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि भैया फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटो सिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है तो क्या हो सकता है,
क्या हो सकता है, यूनिसेल्यूलर में चल रहे हो, यूकेरियोटिक है और फोटोसिंथेटिक है, तो यहां लिखा हुआ है यूग्लिना। यूनिसेल्यूलर था, यूकेरियोटिक है मगर फोटोसिंथेटिक है, तो वो यूग्लिना हो सकता है। और अगर नॉन फोटोसिंथेटिक है तो इसके सामने भी यहां पर 6th लिस्ट के पास जाने को कहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट भी कर रहे हो, एलिमिनेट भी कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, और लास्ट में आप ठीक उस ऑर्गेनिज्म तक पहुंच जाते हैं। जहां पर भी आप सिलेक्ट और एलिमिनेट करके एक निष्कर्ष पर पहुंचोगे तो आपको वहां सामने उसके ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखा होगा। और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ यूग्लिना पे पहुंचे तो आप यूग्लिना वाला चैप्टर खोल के, यूग्लिना वाला पेपर पेज खोल के, पेज नंबर खोल के आप यूग्लिना के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से आप करते हैं की का इस्तेमाल आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो की का इस्तेमाल आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। और उस आइडेंटिफिकेशन से हमें क्या मिल जाता है, सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है उस ऑर्गेनिज्म की। तो की हमें मदद करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, सिलेक्शन और एलिमिनेशन के जरिए अल्टरनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की लिस्ट की मदद से। यही होती है कि ये था आपके सामने एग्जांपल। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और अगर ये वीडियो YouTube चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों मैंने ये करा दिया आपको। इसके आगे अब हम और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। उसके लिए थोड़ा सा हौसला अफजाई के लिए लाइक शेयर तो बनता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।